एक जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट आखिर होता क्या है? क्या रियल लाइफ एस्ट्रोनॉमी से इसका कोई रिलेशन है? आइए जानते हैं। मान लीजिए आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कार के अंदर से चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आएंगी। हमारे पर्सपेक्टिव से हम खुद अपने जगह पर रुके हुए होंगे और आसपास की चीज़ें उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए लगेंगी। इसे हम फिजिक्स की भाषा में रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अगर किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रुका हुआ मानते हैं तो उसकी वेलोसिटी को बाकी ऑब्जेक्ट्स पर उल्टे डायरेक्शन में लगा देते हैं। अगर आपने 11वीं की फिजिक्स पढ़ी है तो रिलेटिव वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक मिनट, इन सब का जन्म कुंडली से क्या लेना देना है? क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव से पृथ्वी स्थिर नज़र आएगी और सूर्य पर उल्टी दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी लगाने पर हमें ऐसा लगेगा जैसे हम सूर्य के नहीं बल्कि सूर्य हमारे चक्कर लगा रहा है। ध्यान रहे, यहाँ हम पृथ्वी की 24 घंटे में होने वाली एक्सियल रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके सूर्य के चारों तरफ एक साल में होने वाले रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक जन्म कुंडली में कुल 12 राशियां होती हैं और सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है। यानी 12 महीनों में ये कुंडली की एक रिवॉल्यूशन पूरी कर लेता है। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? दरअसल ये कुंडली कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी के रेफरेंस से बनाया गया अंतरिक्ष का नक्शा होती है, जिसमें पृथ्वी को स्थिर माना जाता है और बाकी ग्रह अपनी अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से इसके आसपास घूमते रहते हैं। समझ लीजिए हमारे जन्म के समय किसी ने 360 डिग्री कैमरा से स्पेस की तस्वीर ले ली हो और सलीके से किसी कागज पे उतार दिया हो। चंद्रमा ये पृथ्वी के चारों तरफ अपनी परिक्रमा लगभग 28 दिनों में पूरी करता है, जिसमें से हर 14 दिनों बाद अमावस्या और पूर्णिमा आती है। जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और पृथ्वी बीच में होती है तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा का फ्रंट फेस चमकता है, जो कि हमें फुल मून यानी पूर्णिमा की तरह नजर आता है। इस समय जन्म कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप में से जिसका भी जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है ना, एक बार अपनी जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट निकाल कर देखिए। हमेशा सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ऑपोजिट ही नजर आएंगे। चंद्रमा लगभग हर 2 दिनों में अपना घर बदलता है। यहाँ से इसे सूर्य तक पहुंचने में लगभग 14 दिन लगते हैं और तब आती है अमावस्या। अंतरिक्ष में उस दिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं और चंद्रमा का बैक फेस अंधेरे में डूबा हुआ होता है, जो कि हमें नजर नहीं आता। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आप पाएंगे कि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले लोग अन्य की अपेक्षा ज्यादा तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। इसका बहुत ही आसान सा उपाय है, बस रोज चंद्रमा की रोशनी में टहलना शुरू कर दीजिए, फर्क कुछ ही दिनों में महसूस होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 AU है, जबकि सैटर्न यानी शनि की लगभग इससे 10 गुना 9.6 AU है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो इन सब से कहीं आगे 19.2 AU के बाद आते हैं। पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने पर ज्योतिष के नज़रिए से इन आखिरी 3 ग्रहों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी रहे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये अलग अलग गति से सूर्य के चक्कर काटते हैं। इनके सर्कुलर मोशन पर भी पृथ्वी को स्थिर मानकर रिलेटिव वेलोसिटी लगाई जाती है। इनमें से सैटर्न यानी शनि सबसे दूर और सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जो सोलर सिस्टम में अपनी एक रिवॉल्यूशन लगभग 30 सालों में पूरी करता है। एक बर्थ चार्ट में सैटर्न अपनी राशि हर 2.5 सालों में बदलता है, यानी कुल 12 राशियों को मिला दें तो यहाँ भी एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 30 साल लगते हैं। इतना सब तो ठीक है, लेकिन ये राहु और केतु क्या चीज़ हैं? ऐसे तो कोई ग्रह अंतरिक्ष में है ही नहीं। ये फंस गया सी है। वो दोनों बिंदु जहां पृथ्वी की ऑर्बिटल प्लेन मून के ऑर्बिट से टच होती है, उन्हें राहु और केतु नाम दिए गए हैं। ये दोनों कोई ग्रह नहीं बल्कि मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ये दोनों डार्क स्पॉट्स के रूप में हमें नजर आते हैं, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। 500 से 700 एडी के बीच ऋषि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वाराहमिहिर ने ग्रहों की गणना की ऐसी सटीक जानकारी दी जो आज के समय पावरफुल टेलीस्कोप्स से ही संभव है। जरा सोचिए, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे और कितना उन्नत था उस समय का विज्ञान कि फिजिकल बॉडीज तो छोड़िए, उन्होंने इमेजिनरी पॉइंट्स की चाल को भी ट्रेस कर लिया था। भारत ने दुनिया को केवल जीरो नहीं दिया था बल्कि पूरा यूनिवर्स दे दिया था। इसके बाद तो जैसे भारत को किसी की नज़र ही लग गई।
एक के बाद एक हमले हुए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय की गईं, लाइब्रेरीज जला दिए गए, गुरुकुल तोड़े गए और इन सब के बीच असली ज्योतिष ज्ञान कहीं खोता चला गया। आज भी कई एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष के नाम पे कुछ दोषों में ही सिमट जाते हैं। शादी में परेशानी, मांगलिक दोष बता दो। नौकरी नहीं हो रही है, पितृ दोष बता दो। नक्षत्रों की गहराई में जाकर असली प्रॉब्लम देखने की मेहनत ही नहीं करना चाहते। ज्योतिष शास्त्र हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें ज़रूरत है इसे नए रूप से अपनाने की, गलत धारणाओं और अंधविश्वास को हटाकर इसे लॉजिकल तरीके से सीखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक्स, लव यू फॉरएवर।